जी भाई साहब, आप सभी को जी सर। यथोचित अभिवादन और संध्या जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। नमस्ते सर। नमस्ते। संध्या शब्द शब्द से मिलकर के बना है। संधि का अभिप्राय मेल होता है और यहाँ पर जब दिन और रात के मध्य का जो काल होता है उसको संध्या काल कहा जाता है। यहाँ पर संध्या सफलता और अभ्यर्थियों के मध्य मेल के रूप में सेतु के रूप में उपस्थित हुई है। इसलिए इस सफलता की मिलन संध्या पर आप सब का स्वागत है। और संध्या के बारे में मैं पहले भी ग्रुप में बताया जा चुका है कि डिप्टी कलेक्टर के रूप में चयनित हुई हैं। उसके पश्चात संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में आईआरएस इनकम टैक्स के रूप में, और इस बार इन्होंने आईएएस मुख्य परीक्षा दी है। और अगली बार जब आपसे मीटिंग होगी तो प्रॉपर आईएएस के रूप में संध्या हमारे बीच आएगी, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। अब और अधिक समय न लेते हुए दो तीन चीज़ें हैं। संध्या आपको जो जो मतलब आप अपनी उस पूर्व स्थिति में जाइए जब आप डिप्टी कलेक्टर की प्रारंभिक परीक्षा दे रही थी, और वहाँ कौन कौन सी आपके मस्तिष्क में चीज़ें आ रही थी। ये बिल्कुल वही समय है कि लगभग 15-20 दिन का समय है हमारे पास में, और फिर इसको कैसे मैनेज करें। हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है, बहुत कुछ देख लिया है, जान लिया है, लेकिन परीक्षा हाल में कैसे अपने आप को बैलेंस रखें, कैसे अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखें। आते हुए प्रश्न गलत हो जाते हैं, बार बार लगता है अरे ये वाला लगाए होते तो सही हो जाता, पता नहीं हमारे दिमाग में क्या आया कि दूसरा भर दिए। तो ये सारी चीज़ें सही भरा जाए, सही किया जाए, और अब सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने मस्तिष्क को शांत रखा जाए। तो मैं वो उस संध्या से प्रश्न पूछना चाहता हूँ जो 12वीं रैंक के साथ डिप्टी कलेक्टर में चयनित होने के पूर्व जो रणनीतियाँ अपनाई थी, क्या क्या की थी, और अभी क्या लगता था कि क्या क्या चीज़ें हो सकती थी तो आप और अच्छा करती। अब मैं सीधे आपकी तरफ आता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप अपने अनुभवों से अपने जो भाई बहन और सर हैं उनको लाभान्वित करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर, मेरे हिसाब से प्री जो है यूपीपीसीएस का, वो बहुत स्पेसिफिक है और बिना लगे और बिना तैयारी किए इसको निकालना बहुत ही मुश्किल काम है, और बहुत स्पेसिफिक सोर्सेज हैं इसके। जैसे कि सर, मैं अपने पर्सनल जो हम लोगों ने फॉलो किया था उस समय, हम्म। तो अधिकतर टॉपर्स भी यही बताते हैं, उनसे ही सीखा था। तो इतिहास के लिए सर एस के पांडे की किताब आती है, हम्म। हिंदी में लिखी है। वो प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के लिए इन दो किताबों को फॉलो किया गया था। हम्म। मॉडर्न इतिहास के सर हम लोग यूपीएससी की तैयारी में स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। अगर नहीं भी पढ़ा है तो जिस हिसाब से पीसीएस में आता है मॉडर्न इतिहास में, लूसेंट मेरे हिसाब से काम हो जाना चाहिए। हम्म। बहुत ज्यादा नहीं पूछता है मॉडर्न इतिहास के क्वेश्चन, और जो रहते हैं वो सिंपल ही रहते हैं। हम्म। ज्योग्राफी की बात करें सर, तो परीक्षा वाड़ी बहुत बेहतर किताब है। हम्म। वो काफी डिटेलिंग के साथ उसमें सारी बातें हैं, और मैपिंग की बात हो गई, चाहे जो भी जितना भी हमारा पीसीएस का है एकदम उसके हिसाब से लिखी गई किताब है, और बहुत डिटेलिंग के साथ है। लिस्टिंग भी आपको सारी मिल जाएगी उसमें, कई चीजों की, नदी पहाड़ पर्वत जनजातियां सारी, मतलब कई टॉपिक उसमें हैं। तो परीक्षा वाड़ी बहुत बेहतर किताब। अगर आपने, मुझे लगता है कि अगर आपने परीक्षा वाड़ी से ज्योग्राफी कर लिया है तो पीसीएस में आपके कई क्वेश्चन मतलब सही होने की संभावना है। और साथ में मैप वर्क, वो तो आपको लगातार मतलब एक एक दिन देना है, एक पेज को अच्छे से, आगे पीछे क्या कहाँ नदियाँ पहाड़ पर्वत ये सारी चीजें, थोड़ा गूगल का भी इस्तेमाल करना है। और उसको फिर हाईलाइट करते हुए मैप पर में मेरे हिसाब से हाईलाइट करो, आप उसको गोला करो, खुद लिखो। लूसेंट से कोई इंफॉर्मेशन है, मैप वर्क पढ़ने का सर, हम लोग क्या करते थे कि जो हमारा एटलस है उसको निकाला, और लूसेंट से हमारा कहीं से कुछ पढ़ा है, कोई इंफॉर्मेशन मिली है, तो उसे हमने मैप में दर्शा के लिख दिया। कई बार तो ऐसा है कि लूसेंट से जितना ज्योग्राफी पढ़ा है वो सब मेरे मैप में कहीं ना कहीं शो कर रहा है, तो लूसेंट से मैंने ज्योग्राफी उठाना शुरू बंद कर दिया फिर। हम्म। तो कुछ ऐसा था कि आप पढ़ो और उसको फिर मैप में दर्शा के पढ़ लो, तो वो चीजें बड़ी अच्छे से याद हो जाती हैं। जो सर आपने बोला ना कि कई बार ऐसा होता है एग्जाम हॉल में कि क्वेश्चन पढ़ा था लेकिन गलत टिक हो गया, तो हम्म। इसीलिए गलत टिक हो जाता है कि याद नहीं अच्छे से रहता है। याद करने का तरीका है कहीं हो सकता है, ज्योग्राफी के केस में बता रहे हैं कि मैप वर्क आप करो। हम्म। और जितने भी सवाल होते हैं, आई थिंक 90% ज्योग्राफी के सवाल ऐसे रहते हैं कि जो मैपिंग से रिलेटेड रहते हैं। नदी हो गई या पर्वत हो गया, या कोई भी चीज हो गई, तो उसको आप मैप के थ्रू याद कर सकते हैं। तो मैप में कर लेंगे तो इवन क्रम भी पूछ लिया, उत्तर दक्षिण क्रम, दाएं से बाएं क्या क्रम है, आइलैंड का क्रम कभी पूछ लिया,
या हम्म। कौन सी नदी किधर साइड है, एक बार मेरे हिसाब से पूछा था कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया के कौन से साइड पड़ता है या कौन से राज्य से सटा हुआ है। हम्म। ऑस्ट्रेलिया का मैप देखते हैं हम, नहीं ध्यान देते हैं कि क्वींसलैंड किधर है, विक्टोरिया किधर है, कई ब्रांचेस में 4-5 आई थिंक है। तो मैप कहाँ से वर्क सटा हम है? करते हैं। हम्म। कहाँ से सटा हुआ है, किस राज्य से, याद है? क्वींसलैंड आई थिंक ऊपर वाला पार्ट जो है वो राइट साइड में है, क्वींसलैंड उसका नाम है, उसके जस्ट बगल में ग्रेट बैरियर रीफ पड़ता है। हम्म। ऐसे ही एक साल पूछा था कि डार्लिंग पर्वत रेंज कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है ये, हम्म। ऑस्ट्रेलिया में मर्रे डार्लिंग रिवर जिधर साइड है उसके हम्म। जस्ट उल्टा साइड डार्लिंग रेंज है शायद। मैं अगर हम्म। सही याद करूँ शायद नहीं यही नहीं, क्वेश्चन सही है, सही। क्वेश्चन मैंने दिया था। तो अब इतनी छोटी सी डिटेलिंग है ये कि इतना ध्यान रखना है कि रिवर दूसरे साइड है और रिवर के एकदम उलट साइड पे रेंज है। अगर हम्म। आपने नहीं पढ़ा होगा, आपको इतना पता है मर्रे डार्लिंग रिवर इधर साइड है, मे बी आपको लगा कि डार्लिंग रिवर इधर है तो इधर ही होगा रेंज, आपने उधर टिक कर दिया। तो उस डिटेलिंग के साथ मैप को देखना है। हम्म। तो ये कुछ चीजें, ग्लेशियर्स हो गए वो कितने हैं, दाएं बाएं क्रम हो गया, तो वो ज्योग्राफी में बहुत करना है वो वाली चीज। हम्म। इसके बाद सर पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की बात करें तो सवाल काफी सिंपल रहते हैं। पॉलिटी में अनुच्छेद मिलाने को दे दिया, कौन से अनुच्छेद में क्या है, कौन से भाग में क्या हो गया। और कुछ थोड़ा सा करंट करंट का नहीं कह सकते, बट जैसे कि कौन से राज्य की कितनी विधानसभा सीटें हैं या लोकसभा में हम्म। कितनी सीटें हैं, कि उसको मैच करने को दे दिया। तो बहुत कन्वेंशनल और बहुत प्रिडिक्टेड टॉपिक है ये पॉलिटी। हम्म। मतलब इसमें अगर आपके 10 से 12 सवाल पूछ रहे हैं तो 12 में से आप 11 सवाल तो करने की गारंटी आप स्वयं ले सकते हो। हम्म। पॉलिटी ऐसा क्षेत्र है। तो ये बहुत यहाँ से आप मतलब एकदम अ, बढ़िया सवाल कर सकते हैं। और यही हाल इकोनॉमिक्स का है। इकोनॉमिक्स का क्या है कि लुसेंट से आप कर लीजिए, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट रखिए, आना होगा तो उसमें से आप कर सकते हैं। बहुत कम सवाल रहते हैं इकोनॉमिक्स के उस हिसाब से, लेकिन क्या भरोसा किसी साल ज्यादा सवाल आ ज़्यादा जाए। भी कर बट जाए। लुसेंट पर्याप्त है, लुसेंट पर्याप्त है। और बाकी अगर यूट्यूब से आप थोड़े से उसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, रेपो रेट से लेते हुए ये CRR जो भी चीजें हो गई, एक बेसिक जानकारी रखिए, बाकी लुसेंट से कर लीजिए, वहां से हो जाना चाहिए। आर्थिकी भी देखा जा सकता है, घटना चक्र की आती है, अच्छा, मैंने सर करंट पढ़ा अफेयर। नहीं है उसको, तो हम्म। होगी, अच्छी होगी। और हम्म। बाकी जो पूछता है थोड़ा सा बजट वाला पोर्शन पूछ लेता है, हम्म। तो बजट का बेसिक आप ये अर्थशास्त्र में पढ़ लीजिए। और बाकी जो करंट अफेयर आया उसमें उसमें भी सारी डाटा ही पूछता है, कौन से स्वास्थ्य पे कितना खर्चा दे रहे हैं, या मनरेगा में कितना बजट था, कुछ इसी तरीके से पूछता है। तो वो भी बहुत प्रिडिक्टेड रहता है कि कौन से सवाल पूछ रहा है। आराम से किया जा सकता है उसको। उसके बाद बचा इन्वायरमेंट, ये थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। इन्वायरमेंट का क्या है कि जो यूपी पीसीएस में इन्वायरमेंट पूछ रहा है सर, उसमें कई बार खासकर पूछ लेता है कि कोई सिद्धांत किसने दिया, ट्रिपल बॉटम लाइन का सिद्धांत किनका हम्म। है। तो ये वाली चीज थोड़ा सा ढूंढने में मतलब मुझे तो दिक्कत होती थी। सौभाग्य से भैया ने उसकी लिस्टिंग पता नहीं कहाँ से देख के बनाई थी, आई डोंट नो, लेकिन मुझे लगता है वो घटना नहीं, चक्र से उन्होंने उसने अपनी बनाई। नोट्स भी भेजी थी, नोट्स भी भेजी थी इन्वायरमेंट के, हाँ, काफ़ी नोट भी बढ़िया उसमें है। है, ग्रुप में मैंने तो आई शेयर थिंक भी वो किया था। घटना चक्र से उसने देख के बनाई थी या कहीं से, मुझे नहीं पता उसका सोर्स क्या था। बट घटना चक्र में है आई थिंक, घटना चक्र का जो अब पर्यावरण कहीं से ना मिले तो पर्यावरण और घटना चक्र नहीं, में उन्होंने कंप्लीट कर नोट्स भेजी लीजिए। थी और पूरे ग्रुप में वो उपलब्ध है, सब लोग उससे लाभान्वित भी हो रहे हम्म। हैं, और जो आपके पास भेजी गई थी वही इनके पास भी भेजी जा रही है। हाँ हाँ, तो मैंने तो बस उसी से पढ़ा था। इवन मैं जो अभी सोर्स बता रही हूँ अधिकतर मेरा सोर्स वही था। हम्म। फिर देन साइंस इंटेक्स सर घटना चक्र से हो जाना चाहिए, लुसेंट से हो जाना चाहिए। हम्म। घटना चक्र और लुसेंट से आप मिला लीजिए तो उतना हो जाता है। बाकी थोड़ा सा कॉमन सेंस के भी सवाल वाल रहते हैं इधर उधर के, तो हो जाने चाहिए। और करंट अफेयर सर घटना सार और आई दृष्टि, इन दो सोर्स को हमने फॉलो किया था। और बहुत अच्छा था कि भैया के लिए हम बता रहे हैं, मतलब मैंने तो उस समय जिस साल मैंने एग्जाम दिया था सर, तो मेरी मतलब यूपीएससी की मेन तैयारी थी। पीसीएस हम्म। मैंने एक बैक ऑप्शन रखा था कि चलो नहीं हुआ यूपीएससी तो पीसीएस रहेगा पीछे देने से। के लिए। तो हम्म। इतनी मेरी कुछ तैयारी नहीं थी, मैं शायद ही 1 महीना मैंने पढ़ा होगा प्री के लिए, हम्म। तो मैंने जाके दे दिया था, कुछ इस तरीके से था। तो तो बिल्कुल अब आई यही दृष्टि समय है, पढ़ा जो था। जो आपने 1 महीना कैसे पढ़ा था वही अब बताना है इन सबको। ठीक है, अब वो 1 महीने को ऐसे करो कि 25 दिन में या 20 दिन में हो जाए, वो मंत्र देना है, वो संजीवनी बूटी देनी है। मैं बिल्कुल बताएंगे। अभी तो सोर्सेज देख लेते हैं, इनको तो हम्म। थॉरली मतलब जिन्होंने किया है वो कॉन्फिडेंट रहे हैं, बहुत हाँ, अच्छा, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। बाकी तैयारी चल रही है। हम्म। जिन्होंने नहीं किया है वो इसमें से अगर कुछ देखने को हो तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज बहुत ऐसे लोड लेने की जरूरत नहीं, नए सोर्सेज मत उठाइए। हाँ, अभी बिल्कुल। जिनको फॉलो किए हैं उनको देखिए। हम्म। घटना सार और आईडीपी हो गए करंट अफेयर के लिए, इसको अच्छे से करना है। और इसमें भी आपको मतलब ये होता है ना सर कि हमको क्या पढ़ना है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमको क्या नहीं पढ़ना है। बिल्कुल और बिल्कुल घटना सार बिल्कुल। अगर आप उठाएंगे तो जैसे कि अब
किसी घटना की डिटेलिंग दी हुई है कि भारत में पहले मतलब बहुत ऊंचा पहला ब्रिज यहाँ बना, ये बना। अब उसके बारे में चलो बता दिया यहाँ बना इस, तो अब पूरी डिटेलिंग दी है, इस डेट को अब उद्घाटन हुआ, इस डेट पूरी पूरी ब्रिज की डिटेलिंग दी, कोई काम की नहीं है। तो हम्म। पहले तो आप घटनाक्रम उठा के काटना शुरू करो कि कौन कौन चीज नहीं पढ़नी है। बिल्कुल। मतलब मैंने अभी, मेरी छोटी बहन भी तैयारी कर रही, तो मैंने उसका घटना सार उठाया हम्म। और मैं देख रही हूँ कि पूरा पढ़े जा रही है वो घटना सार। फिर मैंने उसको बताया कि बहन ऐसे नहीं पढ़ा जाता है तो कि पूरा पढ़े जा रहे हो आप, पूरा घटना सार नहीं पढ़ना, कोई भी किताब पूरी नहीं पढ़नी है। क्या आप क्या काटे? पुराने साल के क्वेश्चन पेपर सर आप देखते हो तो एकदम बहुत इतना पीसीएस की सबसे अच्छी बात ये है कि इतना पैटर्न इसमें मिलता है सर, कि बिल्कुल आप बिल्कुल मतलब बिल्कुल। मेरे ख्याल से 150 सवाल में आप 100 सवाल में पैटर्न ढूंढ सकते हैं कि ये थीम रिवाइज्ड है। किताबें बिल्कुल। पूछता है, ये पूछता है, ये पूछता है, मतलब सारा पैटर्न है। हम्म। आप उनके आधार पर तैयारी करें तो आपको पता चलेगा कि ये नहीं पढ़ना है। घटना सार में अगर आपकी 100 पेज की है तो मेरे हिसाब से आराम से 40 पेज आप काट सकते हो उसमें से। तो अभी एक अभी पैराग्राफ है कौन तो कौन से उसमें पेज काट के आई हो? सर इसी तरीके से डिटेलिंग जो दी रहती है, मुझे याद नहीं, मेरे पास रखी नहीं हुई है इस समय, लेकिन इस तरीके से जो खासकर डिटेलिंग वाला काम रहता है उसको, जैसे कि अवार्ड दिए हैं, पुरस्कार दिए हैं, पुरस्कार में भी सब नहीं पूछता है। हम पुराने साल के क्वेश्चन पेपर उठाएं तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार होते हैं, कुछ यूनिक रहे उनके बारे में तभी पूछता है। जैसे इसी तरीके से स्पोर्ट्स की न्यूज हो गई, उसमें भी कम ही पूछता है, और जो बहुत ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो तो उन चीजों को थोड़ा सा हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। जब हमारे पास है कि समय कम है, सोर्सेज ज्यादा है, पढ़ाई ज्यादा है, तो कुछ चीजों को हटाना पड़ेगा कि जो जिनसे सवाल कम आते हैं उनको इग्नोर किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ठीक जैसे है। कि मैं बताती हूँ, भाई मेरा हमेशा अर्थशास्त्र को इग्नोर करता था प्री के मामले में। मतलब कि वो अर्थशास्त्र का उसका बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम क्लियर था, कभी ऐसे उसने पढ़ा नहीं। अभी भी वो अर्थशास्त्र को इग्नोर ही करते हैं। हाँ। तो अभी भी उनका आपको समाजशास्त्र करना चल रहा पड़ेगा है। एक सब्जेक्ट को, कि आप देख रहे हो कि जहाँ से कम सवाल आते हैं या जहाँ से मतलब बहुत पढ़ना ज्यादा है और निकलेगा कम, तो उसको इग्नोर किया जा सकता है। तो ये कुछ ठीक। तरीका है इसको करने का। सर उसके अलावा जो पुराने साल के क्वेश्चन पेपर हम देखते हैं, अब ये तरीका बहुत काम करेगा सर, कि अगर हमारे पास 15-20 दिन बचे हैं और तब हमें पढ़ाई करनी है, तो मैं तो सबको ये सलाह दूंगी कि आप टॉपिक उठाना शुरू करो, आप विषयवार मत पढ़िए। आप ठीक है। पहले उन टॉपिक को खत्म कीजिए जो एग्जाम में पूछते हैं, जो पूछता है हर साल। जैसे एक टॉपिक हो गया किताबें, आप करंट अफेयर की किताब निकालिए, उसमें घटनासार में आपको एक पेज मिल जाएगा जिसमें पूरी किताबें दी हैं, इस साल जो कुछ नई किताबें लिखी गई, किनके द्वारा लिखी गई हैं वो लिखा हुआ है। आई दृष्टि में मेरे हिसाब से कोई ना कोई पेज में दिया रहता हाँ, है। इस दृष्टि में वो घटना सार देने दोनों के में दिया है। ठीक है। तो वो पेज आप फाड़ के निकाल लो, फोटो खींच के निकाल लो, लेकिन सबसे पहले आप किताबें रट के किनारे कर दो। कितना मिनट लगेगा? आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी लगा, आपने वो किताबें रट ली हैं, ठीक। तो अब क्या हो गया, एग्जाम में आपने कम से कम 2 क्वेश्चन श्योर कर लिया है। आई थिंक पिछली बार या उसके पिछली बार किताबों से संबंधित 3 से 4 सवाल आए थे, तो 1 2 सवाल आपका इंश्योर हुआ, एक टॉपिक खत्म हुआ। देन आप देखो क्या पूछता है, स्कीम पूछता है। आप स्कीम की किसी किताब में लिस्टिंग दी हो वो निकालो, उसका सन क्या है वो निकालो, आप याद कर लो, आधा घंटा लगेगा याद करने में, याद कर लिया, आपका 2 क्वेश्चन इंश्योर हो गया। ठीक इस है। तरीके से सर जो टॉपिक पूछ रहा है, आप वो टॉपिक निकालो, टॉपिक को याद करो और उसको किनारे लगाओ। जब आप इस तरीके से करोगे तो आप देखोगे, आप 10 दिन में आप मतलब 50 टॉपिक इस तरीके से खत्म कर लोगे, और बहुत नंबर इस तरीके से बढ़ जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपको बचाने हैं, एक एक क्वेश्चन आपको मतलब है कि मेरा ये वाला तो हो जाना चाहिए, ये तो गलत नहीं होना चाहिए। जिसकी संभावना है कि ये तो आता है, ये आता रहता है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको मतलब करना है कोशिश की गलत ना हो, ये मेरे से ना छूटे। ठीक है। बाकी इधर उधर तो आएंगे ही। हम्म। तो सर यही तरीका है। और जैसे सर करंट अफेयर में आप ध्यान देंगे तो करंट अफेयर में भी, अगर करंट अफेयर में किस तरीके से पूछता है, वही करंट अफेयर पूछेगा जो कि भारत के लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है या जो यूपी के लेवल में इंपॉर्टेंट है। दूसरे राज्य का कोई करंट अफेयर है नहीं पूछता है। भारत के लेवल पे भारत की कहीं पे कोई समिट हुआ, सार्क समिट या कोई समिट हुआ, तीसरे नंबर का समिट था वो, 15वां समिट था, 22वां समिट था, और उसमें अगर कोई महत्वपूर्ण किसी संधि पे हस्ताक्षर हुआ हो और उसका कुछ यूनिक नाम हो, तभी उस चीज को उठा के पूछेगा। इसके अलावा या भारत में पहली बार कोई चीज हुई हो, भारत में कोई बहुत बड़ा ब्रिज बना हो, या कुछ भी कोई घटना हो जो पहली बार हुई हो, या जो भारत को विश्व पटल पे कहीं ना कहीं एक अलग स्थान दिला रहा है, भारत कोई ऐसा इनिशिएटिव है जो भारत को विश्व पटल पे कोई बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिला रहा है, ऐसे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होते हैं। और यही यूपी के परिप्रेक्ष्य में देखें
तो यूपी में पहली बार क्या हुआ, या यूपी की कोई ऐसी बात जो भारत में उसको और राज्य से अलग कर रही है। हम्म, तो जब हम पुराने साल के करंट अफेयर का भी देखेंगे तो उसमें भी यही पैटर्न है। तो जब आप ये सब देखने के बाद जब आप घटना सारे आई दृष्टि उठाएंगे तो आपको इतनी सरल लगेगी, आपको तुरंत समझ में आएगा। डर नहीं लगेगा कि यार ये सवाल नहीं आएगा, ये सवाल आने की संभावना है। जी बहुत जी, आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो कि क्या आने की संभावना है क्या नहीं। आपका पढ़ने का जो बोझ है वो भी कम हो जाएगा। बिल्कुल आप कहीं बिल्कुल। से बता दोगे ये नहीं पढ़ना है, चलो ये नहीं करना है। हम्म, तो इस तरीके से किया जा सकता है। हिस्ट्री में सर हम देखते हैं एस के पांडे की किताब है, तो वहां से युद्धों का क्रम पूछ लिया, क्रोनोलॉजी पूछ लेता है, ये युद्ध कब हुआ मिलाने को दे दिया। इसके अलावा राज्य संस्थापक कभी कभार मिलाने को दे देता है, खासकर उसमें भी उस पोर्शन पे ज्यादा ध्यान जैसे रहता है कि हैदराबाद क्रांति राज्य की राज्य। स्थापना किसने की, इस प्रकार से। हम्म, ये आधुनिक भारत का हो गया सर। हम्म, प्रांतीय उसमें एंशियंट में और मिडिवल में प्रांतीय राजवंश में ध्यान रहता है, हम्म, क्योंकि बच्चे इग्नोर कर देते हैं। मुगल पढ़ लिया, सल्तनत पढ़ लिया, बीच में हम्म, प्रांतीय सबका छूट गया। तो प्रांतीय हम्म, से उठा के हमेशा पूछता है। तो अगर आपको अभी भी आपने मिडिवल नहीं पढ़ा है तो उठाओ तो सबसे पहले प्रांतीय राजवंश उठा के पढ़ो, हम्म, वो तीनों का। अगर हम एनसीएल में बात करें तो वहां पे प्रांतीय राजवंश आता है, और फिर मिडल में प्रांतीय राजवंश आता है जिसमें सरकी से लेते हुए बंगाल में कौन थे, गुजरात में कौन थे, मलिक सरवर और जो भी महमूद बेगड़ा वेगड़ा पता नहीं कौन कौन नाम आते हैं। तो वो सब उठा के वहीं से उठा के पूछता है। हम्म, वो बहुत ऐसे फेवरेट टॉपिक है पीसीएस का, और वो अब धीरे धीरे फेवरेट बन रहा है यूपीएससी का भी। वहां भी इस हम्म, तरीके से दे रहा है, प्रांतीय राजवंश उठा के दे रहा है, क्योंकि ये हमेशा निगलेक्टेड रहते हैं। हम्म, इवन मेन सिलेबस में भी जब हम पढ़ते हैं तो सल्तनत पढ़ा फिर मुगल पढ़ लिया, प्रांतीय राजवंश गायब हो गया। तो हम्म, एनसीएल में भी प्रांतीय राजवंश आते हैं, मिडवल में भी आते हैं, और फिर आधुनिक भारत में भी आते हैं। तो इनको खासकर मिडिवल हिस्ट्री में प्रांतीय राजवंश आप अच्छे से करके जाइए, वहां से सवाल आने की संभावना रहती है। हम्म, इसके अलावा मिडिवल हिस्ट्री पर एक साल हर साल एक किताब आती है, हम्म, हम्म, हर साल एक किताब आती है। तो एस के पांडे की किताब आप उठाइए, उसमें किताबों की कुछ लिस्टिंग दी है। एक बार पढ़ के इंसान को लगता है कि ये कुछ किताब इंपॉर्टेंट लग रही है, जिसने हाँ, पढ़ी एस के है। पांडे या कहीं से भी पढ़े, लूसेंट से भी बुक्स को देखा जा सकता है, मतलब दूसरी कहीं से भी चीज़ पढ़े, पढ़ी मतलब है तो सोर्सेज जो है देखना चाहिए, भले एस के पांडे ना हो एक तो कोई किताब दिक्कत की आती बात है। नहीं। हाँ। तो वो तो मेरे साथ हमेशा एडवांटेज में रहता था कि मैं एक हम्म, ऐसी किताब की लिस्टिंग मैंने उस समय बनाई थी, वो तो पेपर खो गया, पता नहीं किसमें बनाई थी। तो वो मैं याद करती थी और एग्जाम के जैसे जस्ट मैं एक दिन बोलने पहले वाला भी था मैं कि वो वो लिस्ट दिखाती हमारे पास थी। प्रेषित कर देना पहले ही। तो वो खो गया था जो भी पेज था वो उसका। और पता नहीं मेरी किस्मत भी मे भी शायद अच्छी थी कि अगर मैंने 10 किताब की लिस्टिंग की है तो 10 में से फंस जा रहा है, हम्म, जबकि किताबें तो सैकड़ों लिखी गई हैं मध्यकालीन भारत में। हम्म, मतलब पता नहीं क्यों ऐसे इंट्यूशन कह लीजिए कि लगता था कि यही आने की संभावना है। अभी फिर से लिस्टिंग तो कर लो। जब अभी से सर बहुत मुश्किल काम है। और पता चला मेरे समय भी किस्मत काम की, मैंने लिस्टिंग कर दी, पता नहीं बच्चे कहेंगे मैडम फालतू में रटवा दी। हम्म, नहीं, ये अपने से काम है। ये हम्म, अपने से आप करिए तो आपका हाँ दिमाग भी ठीक। काम करेगा। और हम्म, सर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लिस्टिंग करते समय ना, क्योंकि आप स्वयं किताब पलट रहे हो, खुद उसमें ढूंढ रहे हो। तो आप क्या है कि जिन किताबों की लिस्टिंग नहीं करोगे उन पे भी आपका ध्यान एक बार जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल उनको आप बिल्कुल। पढ़ोगे। उसमें से सर आप खुद से छाट के लिखते हो ना कि ये वाला लग रहा है आने की संभावना है, ये हम्म, वाला पूछ सकते हैं। अच्छा, ये दारा सिकोह की लिखी है या अमीर खुसरो की लिखी है या बर्नी की लिखी हुई है, या हम्म, में जो बात कही गई है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बड़ी बात है, तो ये आने की संभावना है। हम्म, तो सर इस तरीके से करके करेंगे तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा किताब लिखने के बहाने एक बार पूरा मिडिवल हिस्ट्री आपकी रिवाइज हो जाती है, क्योंकि आप उसको हम्म, लिखने के बहाने ढूंढते हैं लिखी कहाँ है किताब। हम्म, और आप राजवंश देखते हैं अच्छा किस शासक ने लिखी है, उस शासक ने कोई और इम्पोर्टेंट काम किया है क्या। हम्म, जैसे पूछा किताबें नौरस पूछा था एक साल, हम्म, इब्राहिम शाह की लिखी है, सर की राजवंश का था वो राजा। तो मैंने लिस्टिंग की थी, हम्म, लिस्टिंग में मैंने प्रांतीय राजवंश देखा, तो क्योंकि इब्राहिम शाह इंपॉर्टेंट राजा है। हम्म, किताबे नौरस इब्राहिम शाह जिसने डाला मस्जिद आई थिंक वो सब बनवाया बनवाया है। सरकी वंश का सबसे इंपॉर्टेंट राजा हम्म, इब्राहिम शाह था। तो हम्म, जब मैंने देखा कि इब्राहिम शाह सबसे इंपॉर्टेंट राजा है तो उसकी लिखी पुस्तक कुछ किताबे नौरस थी हम्म, सर। इसी तरीके से सर हम जब कश्मीर में पढ़ते हैं शाहमीर वंश के बारे में पढ़ते हैं, शाहमीर के बाद कौन सा वंश आता है याद नहीं है, लेकिन सर उसमें एक राजा आता है जिसने शिकायतनामा लिखी है। हम्म, सिकंदर शाह के बाद सर आता है जैनुलाब्दीन। हम्म, जैनुलाब्दीन राजा आता है सिकंदर शाह के बाद। तो उसको सर उस राजा की खासियत ये है कि अब उसकी उसके बारे में पता होना चाहिए आपको, हम्म, क्योंकि वो प्रांतीय राजवंश में वो कश्मीर में वो सबसे इंपॉर्टेंट राजा दिखने को मिलता है। इसकी कहानी आप पढ़ेंगे तो उसमें उसके बारे में बताया गया है
कि वो था जिसने हिंदुओं के प्रति धार्मिक या उदार की नीति अपनाई। सिकंदर शाह था, उसने मंदिर तोड़वाए, इसने मंदिर बनवाए। लेकिन फिर इस आयरनी देखने को मिलती है कि जैनुलाब्दीन जो था उसने सती प्रथा को फिर से आरंभ करवा दिया था, क्योंकि वो हम्म हिंदुओं को कहीं ना कहीं अटैच्ड था, तो उस समय हिंदुओं के लिए सती प्रथा एक बड़ी चीज थी। हम्म तो जैनुलाब्दीन ने उसको स्टार्ट करवाया, फिर से प्रारंभ करवाया, सती प्रथा हो सकती है। हम्म और अपने पुत्रों से परेशान होकर उसने शिकायतनामा नाम की पुस्तक लिखी है। तो हो सकता है इस साल पीछे से पूछ ले कि हम्म, शिकायतनामा किसने लिखी है। तो बिल्कुल। आप जब पढ़ोगे उसको तो आपको समझ में आता है सर कि ये किताब पूछ सकता है, या ये राजा इंपॉर्टेंट है तो इसकी लिखी तो किताब पूछ हम्म सकते हैं। जैसे एनसीएन में हम देखते हैं कि मत्तविलास लिखी है, आई थिंक महेंद्र वर्मन ने लिखी है। तब ये सब राजा जो है ये इंपॉर्टेंट है, तो इनकी लिखी किताबों पे थोड़ा सा ज्यादा हम्म ध्यान देना चाहिए। हम्म तो इस तरीके से सर पैटर्न है कि किताबें पूछ रहा है या ये चीज पूछ रहा है, रैंकिंग पूछ रहा है। रैंकिंग में भी सर मैंने देखा है कि कुछ इस तरीके की रैंकिंग पूछी जाती है जो इम्पोर्टेंट रैंकिंग है, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही कुछ एक दो इंडेक्स और है, आई थिंक हंगर इंडेक्स हो गया या फूड वेस्ट इंडेक्स हो गया, कुछ है। गिन के पांच छह इंडेक्स ही हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म रैंकिंग पूछेगा उनकी तो उनमें भी सिर्फ इस साल की रैंकिंग नहीं पूछेगा। उनमें पूछेगा कि पिछले साल क्या रैंकिंग थी, अभी भारत में क्या सुधार हुआ। या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में तो डिटेल में चला जाता है कि उसमें जो आर्थिक वाला उसका क्राइटेरिया है उसमें भारत क्या हम्म प्रदर्शन कर रहा है। तो गिन के चार पांच रैंकिंग है। हम्म डिटेलिंग थोड़ा सा पढ़ भी लीजिए तो इतना समय नहीं जाएगा उसमें। बस अर्थ आप डिसाइड करिए कि रैंकिंग वो कौन कौन सी है। एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, पीवाईक्यू देखेंगे तो समझ में आ जाता है कि इन अभी सब के हंगर बारे इंडेक्स में हमने इन लोगों को बताया था, पहले में। भारत की रैंकिंग 111 थी। तो हम्म मैंने इसको बनाया था कि एक एक रोटी के लिए तरस रहे थे। 111 है ना, 111 2023 में, 2024 में 105 हो गई है, तो 5 किलो राशन दिया जाने लगा। हम्म तो हंगर मतलब जो इंडेक्स है वो थोड़ा सा कम हुआ ना, 111 से 105 में आ गया। तो ऐसे दिमाग में बैठाया जा सकता है, पहले एक एक रोटी के लिए तरस रहे थे, 5 किलो राशन जो दिया जा रहा है मुफ्त भोजन योजना के तहत, मुफ्त राशन योजना, तो उसमें 105, मतलब ऐसे आप इसको बैठा सकते हो किसी न किसी तरह से। अभी तुमने हंगर की बात की, तो हम भी उस दौर से गुजरे हैं, तो 111 से 105 पे आ गए हैं। ठीक। तो इस तरीके से तो जी। अब ये भी है कि क्या करते हैं बच्चे, डरने लगते हैं। अब हम्म उन्होंने घटनाक्रम उठाई, उसमें 1000 रिपोर्ट की 1000 रैंकिंग दी हुई है। अब हम्म सारी रैंकिंग रट रहे हो। देखो पीवाईक्यू नहीं पूछता है। सही है। रैंकिंग पूछा तो इंपॉर्टेंट इंडेक्स की रैंकिंग पूछता है। हम्म अदर जो रैंकिंग है उनमें सिर्फ इस साल की रैंकिंग पूछेगा। सर जो हम्म अदर रिपोर्ट है उनको भी पूछ लेता है। हम्म लेकिन वो या तो रिपोर्ट या तो यूनाइटेड नेशन की किसी संस्था द्वारा प्रकाशित होनी चाहिए, या वर्ल्ड बैंक, या तो डब्ल्यूटीओ, या आईएमएफ, जो कुछ इंपॉर्टेंट नामे जामी संस्थाएं हैं उन्हीं से प्रकाशित रिपोर्ट को ही पूछते हैं। वो हम्म अदर रिपोर्ट हुई तो। और अगर अदर रिपोर्ट है तो उनकी इसी साल की रैंकिंग पूछेंगे। अगर हम्म पिछले साल की डिटेलिंग पूछ रहे हैं तो वो जो हम्म इम्पोर्टेंट रैंकिंग है जो पूरे विश्व में जानी जाती हैं, जो हम 3 4 साल से लगातार पढ़ रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, हंगर इंडेक्स हो गया, या कुछ और 2 4 रैंकिंग, वहां से पूछता है। तो डरने की जरूरत नहीं है। केवल उन्हीं रैंकिंग पे डिटेल में जाना है जो 3 4 5 इंपॉर्टेंट रैंकिंग है। बाकी सबको बस ऊपर से इंडिया की रैंक देख लेनी है। बस ऊपर ऊपर देखना है, और बाकी उनकी डिटेल को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। बिल्कुल समय कम बिल्कुल। है तो सिर्फ उन चीजों पे ध्यान दिए जिनसे आने की संभावना है। जी जी जी। सर यही कुछ मंत्र है हम लोग का। एक सिद्धांत रहता था कि सर एग्जाम में कठिन क्वेश्चन आएंगे, हर किसी के लिए आएंगे। उसमें लक काम करेगा, किस्मत काम करेगी, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। लेकिन सरल क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। और सरल क्वेश्चन वही होते हैं जो संभावित होते हैं, जो प्रिडिक्टेड होते हैं, जो हर किताब में मिलते हैं, जिसके लिए किसी स्पेसिफिक सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। इनको हम लोग सरल क्वेश्चन की कैटेगरी में रखते हैं। और वो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। वो क्वेश्चन अगर आपके गलत हो गए तो आप कंपटीशन में पीछे चले गए, और तब आपके मतलब प्री निकलने की संभावना बहुत कम होने लगती है। बिल्कुल सरल क्वेश्चन बिल्कुल। जैसे ही गलत होना शुरू करते हैं। सरल क्वेश्चन वो है जो लुसेंट से आते हैं। सरल क्वेश्चन वो है जो हर किताब में मिल जाते हैं। सरल जैसे क्वेश्चन वो किताबें हैं ही जो हो गई, पीवाईक्यू में रहते हैं। जो पीवाईक्यू में रहते हैं, जो आप हमेशा देखते चले आ रहे हो, तो उनको सरल क्वेश्चन की कैटेगरी में रखिए। और जैसे अभी समय कम है तो टॉपिक वाइज खत्म करना शुरू करिए। जब ये और आपको लगे कि टॉपिक तो खत्म हो गया तब आप किताबें उठा के रिवाइज करना शुरू करिए। हम्म, ठीक है। इस तरीके से चलता है। हम्म, जी। परी परीक्षा हाल में क्या करें? परीक्षा हाल में सर क्या करें इसमें, जिसमें से जो काम रहा जा सकता है। ये सर बड़ी जिससे समस्या है प्रश्न परीक्षा जो हाल है, की। जो जैसे सरल प्रश्न गलत ना हो, आते हुए प्रश्न गलत ना हो, हमारा तुक्का सही जी। लगे, तीर सही निशाने तुक्का पर सर, लगे।
तो तुक्का का तो यही है, जितना पढ़ेंगे उतना तुक्का सही लगेगा। जितना पढ़ेंगे उतना सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा रहेगा, माइनस उतना मार्किंग पड़ा को रहेगा तो। माइनस मार्किंग को देखते हुए प्रश्न कितना अटेम्प्ट करें, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। आप क्या करती थी? ये सर सब ऐसा कोई चार पांच नियम नहीं प्रश्न हैं रखा कि जिनका कितने उत्तर आपको अटेम्प्ट देना है। करेंगे सर, जितना होता था उतना अटेम्प्ट करते थे। हम्म। जैसे कि अटेम्प्ट कर लिया या लग रहा है कि नहीं इसमें ये संभावना है होने की, तो कर लिया सर उतना अटेम्प्ट। अब लग रहा है कि नहीं इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता है, तो तुक्का नहीं मारते थे सर। सर हम्म। उसी में तुक्का मारते थे जिसमें लगता था कि नहीं कहीं पढ़ा है, याद नहीं आ रहा है, या लग रहा है कि यही होगा, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते थे। जिनमें बिल्कुल सर पैर बिल्कुल नहीं मालूम है तो उसको छूना भी नहीं उस क्वेश्चन को, हम्म। अदरवाइज माइनस मार्किंग में जाएंगे। हम्म। तो सर ये कोई ऐसे नियम नहीं है कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, जितने आपसे हो रहा है उतने आप करने की कोशिश करिए। हम्म। फिर भी जो हम लोग का एवरेज रहता था वो 135 तक जाता था। हम्म। मतलब मैं फिर भी कम थी तो भैया मेरा 150 में 150 लेकर के आता था। हम भी ऐसे और करते वो थे। महारत उसको हासिल हो गई थी प्रीलिम्स में, तो उसके हम्म। साथ तो हम्म। ये हाल था कि वो अगर 150 कर रहा है तो उसके नेट क्वेश्चन 110 उसके करीब आने लगे थे फिर। हम्म। 105 110 इस तरीके से आते थे फिर। हम्म। वो जो सर ये एग्जाम घबराहट के कारण में। प्रश्न गलत होते हैं, अब मोहन सभी को भय रहता है, तो वहाँ पर घबराहट ना हो। जैसे तुम्हारा बहुत काम नेचर रहता है, शांत रहती हो, एकदम प्रशांत आत्मा रहती हो, तो उस वो गुण कैसे आए लोगों में? क्या करें, सर मतलब परीक्षा के एक दिन पहले से लेकर के सर उस। ये बहुत बड़ी समस्या है ये। बहुत लोगों के साथ मैंने देखा कि एग्जाम में अपने आप को शांत नहीं कर पाते हैं। हम्म। उनको एहसास नहीं होता है कि कई बार उनका पेपर सिर्फ इसलिए खराब हो जाता है कि एंजाइटी रहती है अंदर से। हाँ। ये मैंने रिकग्नाइज किया है, इधर 1 2 साल में कई मित्रों से मुलाकात हुई तो कईयों के साथ ये समस्या थी। हम्म। तो सर अगर ज्यादा ये वाली प्रॉब्लम है तो मैं तो कहूंगी साइकोलॉजिस्ट को आप दिखाओ। वो आपको सजेस्ट करेंगे थोड़ा सा। ऐसे कोई टैबू नहीं है, किसी को बहुत ज्यादा होती है सर, किसी किसी को बहुत ज्यादा होती है। मतलब ये पूरा उनके लाइफस्टाइल पे प्रभाव करने लगता है कि अगर बिल्कुल। एग्जाम आया तो बहुत ज्यादा हम्म। टेंशन होने लगना, खाना ना खिलाना, मतलब बहुत हम्म। ज्यादा किसी को होने खाना लगता है नहीं ये वाली खाना, चीज। सारी चीज़ें हो जाती हैं, जो खाएं उसको बिल्कुल जल्दी जल्दी निकालने की कोशिश करना, ढेर सारी हाँ चीज़ें। मतलब वो हर किसी के साथ डिफरेंट स्थिति है, लेकिन कुछ ना कुछ होता है, वो एग्जाम के समय हालत खराब होने लगती है। जिस हम्म। केस में आप साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करो, बट ऐसा भगवान करे किसी के साथ ना हो, नहीं तो और आपको नहीं होता इसलिए है। इसीलिए आपको बुलाया गया है, एज ए काउंसलर भी बुलाया गया है कि आप क्या करती हो, जिससे इस प्रकार के, मतलब ऐसा तो है नहीं कि चीज़ें नहीं आती हैं, है ना, आती तो है ही, सभी को डर आते रहता है, हैं। भय रहता है, और विशेष डर रूप ये से रहता है सर कि नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम्म। नहीं होगा तो इस चीज का डर सबको बहुत ज्यादा, मतलब वो कहीं ना कहीं अंदर से एहसास नहीं होता है। हम्म। मतलब ऊपर से लगता है यार इतना भी तो नहीं सोच रहा हूँ, या इतना भी तो नहीं सोच रही हूँ कि नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन वो अंदर से मन आपको हम्म। वो स्थिति में ले जाता है। तो हम्म। यही है कि आप उसको हटाओ ना, कि एग्जाम ये है इतनी बड़ी बात नहीं, जिंदगी नहीं है। और सबसे मेन चीज सर, जिंदगी अगर आप मान भी लो कि है ठीक है, इस एग्जाम से बहुत फायदा होने वाला है, सारी चीजें आपने सोच के रखी हैं, तो आप उस पर ध्यान दो ना कि आपने जो कर्म किया है वो आपका कितना, उसको आप एग्जाम में कर पा रहे हो। आप पूरा मतलब वही किया जाता है ना कि आप कर्म करो फल की इच्छा मत करो। मैं तो कह रही हूँ आप फल की इच्छा करो, लेकिन फल की इच्छा उतना करो जितना कर्म किया है। जब हम्म। उतना कर करके जाओगे तो आपको टेंशन नहीं होगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपका एहसास अपने आप को रिकग्नाइज करो कि मैंने जो पढ़ा है वो कितना सुसंगत, कितना सही पढ़ा है मैंने। हम्म। मैंने सिर्फ किताबें ऊपर ऊपर पढ़ी हैं, कि हम्म। मैंने स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई की है, मैंने अपने टॉपिक अच्छे से तैयार किए हैं। जब आप अच्छे से तैयार करके जाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। हम्म। कॉन्फिडेंस रहेगा तो एंजाइटी नहीं आने पाएगी। और हम्म। कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, आपने मतलब बस गधा मजदूरी करते हुए बस किताबें बस रटी है रटी है रटी है, बिना कोई कैटेगराइजेशन किए कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या कम इंपॉर्टेंट है, लिस्टिंग नहीं की है, याद नहीं किए हैं, टॉपिक वाइज नहीं याद किए हैं, तो वो जाके एग्जाम में एंजाइटी लगेगा कि हम्म। पढ़ा इतना था नहीं रहा है एक भी। तो वही है कि आप जो कर्म करो उसी हिसाब से फल की एक्सपेक्टेशन करो। मतलब बिल्कुल। इन कर्म करने का यहाँ पे मतलब ये है कि आपको पता है कि अच्छा मैंने किताबें याद कर ली थी, हम्म। तो एग्जाम में जब किताबें आएगी तो वो आपको आएगा, मतलब आपको हम्म। कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने किताबें तो सब पढ़ ली, आ जाना चाहिए। हम्म। और खुदा न खास्ता नहीं आया, आपने किताबें सब रटी थी उसमें से एक भी किताब नहीं आई, हम्म। तो स्टिल आप खुश होइए कि चलो एटलीस्ट मैंने वो टॉपिक पढ़ा था जो एग्जाम में आया। हम्म। एटलीस्ट आप ये सोच के खुश रहिए कि अच्छा मुझे पता था कि किताबें आ सकती हैं, तो मैंने किताबें पढ़ी थी। हो हम्म। गया, नहीं आया, मुझे नहीं आया, तो आप ये भी जानते रहेंगे कि इस हालत में कि अच्छा मैंने नहीं किया है तो ये किसी बच्चे ने नहीं किसी किया बच्चे होगा। ने, बिल्कुल
क्योंकि मैंने सारी किताबें पढ़ी है, मुझसे नहीं हुआ तो किसी से नहीं हो सकता। तो हम्म। आप ये सोच के खुश हो जाइए वहां पे, खुश हम्म। होइए और अगले सवाल में लग जाइए कि मैंने नहीं किया तो किसी से नहीं होगा। और जिसने बिल्कुल। किया, आप सुनाइए कि भगवान कोई और करे और उसका गलत हो जाए। क्योंकि भगवान ने नहीं हुआ तो कोई और ट्राई करने की कोशिश करेगा तो वो गलत करके आएगा। ऐसे बिल्कुल। खुश रहिए, अपने आप को ऐसे खुश करो। हम्म। देखो कई तरीके हैं, आप किसी चीज को कैसे ले रहे हो, डरने की बात ही नहीं है। हम्म। तो ठीक वही है। सारी चीजें हैं हम्म। कि आपने जो चीजें पढ़ी हैं वो एग्जाम में आए, उन क्वेश्चन को देखिए और ढूंढिए और खुश होइए कि अरे वाह स्कीम पढ़ी थी आ गई, अरे वाह रैंकिंग पढ़ी थी आ गई, हम्म। अरे वाह किताबें याद की थी आ गई। तो ऐसे जहां आपको 5 क्वेश्चन आपके मन के मिल गए ना, तो आपका हम्म। कॉन्फिडेंस वैसे ही आ जाएगा कि अरे मतलब मैंने तो बहुत सही तैयारी की थी और सारे क्वेश्चन फंस रहे हैं जो जो मैंने पढ़े थे। हम्म। ठीक है। तो बस 5-10 क्वेश्चन में आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि इतना पढ़ा था कितना आ गया। बिल्कुल सही है। और सपोज करो कि 5 प्रश्न शुरू में ऐसे आ गए कि जो बिल्कुल पढ़े थे उनमें से नहीं आए, तब फिर क्या करें? कॉन्फिडेंस डाउन होने लगेगा। सर मैं तो ऐसे एग्जाम पेपर देखती थी और अगर कठिन क्वेश्चन दिखने लगे तो मुझे हंसी आती थी। फिर मुझे लगता था सबका हुआ बंटाधार इस बार। हम्म। तो ऐसे अरे में पन्ने पलटने चाहिए ना, आगे बढ़ने चाहिए कि नहीं ठीक है सर आगे हमें हम देख। ऊपर दिखती है, इसमें क्या कर सकते हैं, कठिन पेपर आया है, मेरे लिए कठिन है, सबके लिए कठिन है। बिल्कुल सबकी बिल्कुल। लड़ाई टाइट हो रही होगी, इसमें क्या मतलब आपने देखा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हम्म। बढ़ते चलो बस। मतलब एंग्जाइटी की जरूरत नहीं है कि अरे अब क्या हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ऐसा हम्म। अब खासकर मैं तो मतलब मेरे लिए तो ऐसा होता है कि जिस साल अगर हार्ड क्वेश्चन पेपर आया उस वक्त मुझे खुशी होती है। क्योंकि हार्ड क्वेश्चन पेपर आया तो गलत तो सब लोग करेंगे, और हार्ड बिल्कुल। वाले में मैंने मतलब मेरी ऐसी कैपेसिटी है कि अगर हार्ड क्वेश्चन पेपर आया तो मैं दूसरों के मुकाबले अच्छा कर लेती हूँ। और जब रटा रटाया आता है तो कई बार रटने वाली बाजी मार ले जाती हूँ, मैं पीछे रह जाती हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है हम्म। कि तो अब कठिन आता है तो मुझे तो हंसी आती है कि बहुत अच्छा। हम्म। सही है तो बिल्कुल। वही है कि कठिन आया मतलब आप अपने हिसाब से लेके चलो ना, कठिन आया तो ये सोचो कि कट ऑफ कम जाएगी, हम्म। मैं कम कर रहा हूँ दूसरे भी कम करेंगे। सरल आया तो ये सोचो कि चलो रटा हुआ था मौका मिला है, सरल क्वेश्चन पेपर आया है बढ़िया से करता हूँ। हम्म। जैसे भी स्थिति है उसको पॉजिटिव वे में लेके चलना चाहिए। बिल्कुल सही है। ठीक है। तो अब जो और कुछ बताना है कि सारी चीज़ें बताई जा चुकी, फिर हम प्रश्नोत्तर का सेशन रखते हैं। कुछ बच्चे जो आपसे सीधे पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। और अभी सर आपके बता खजाने में जो रहे कुछ था आपने सब कुछ दे दिया है? क्या सर? अभी जो आपके खजाने में था संचित निधि हाँ में 266 में, वो इतने सब आपने बांट दिया है, दे दिया है? बिल्कुल सर, मेरे पास तो इतनी जानकारी थी। ठीक है। तो मैं बता रही हूँ ना, मैंने जिस साल अटेम्प्ट दिया उस साल मैं यूपीएससी की तैयारी में थी, पीसीएस मेरा एज अ बैक हम्म। ऑप्शन था, तो मैंने हम्म। दे दिया था। बस मेरी तैयारी थी भी नहीं उतनी, फिर भी मैंने आप लोग को अपने से ज्यादा बताया है। हम्म। क्योंकि यही था कि भाई ने कैसे पढ़ा है, थोड़ा सा जानकारी है उसकी, तो मैंने जितना नहीं पढ़ा था सिंसियरली उससे ज्यादा आपको बताया है। मेरा लग था, पढ़ाई थी, जानकारी थी, तो हो गया उस साल। यूपीएससी के इंटरव्यू से याद आया, बिल्कुल लास्ट वाला पेज, कितना नंबर मिला था आपको? 192 नंबर मिला था? 93? कितना मिला था? 193 नंबर एक मिला सौ था सर। तिरानवे नंबर मिला था, शानदार नंबर मिला था। और लास्ट वाला वो काफ़ी अच्छा था, जब आपसे संभवतः प्रश्न आता कि एमए के बारे में पूछा गया था क्यों नहीं कर रही हो, क्या ये था ना उत्तर? बहुत शानदार मुझे लगा था। क्या था वो जी उसको सबको जी सुनाओ, फिर सर। हम आगे बढ़ते हैं। ये सर इंटरव्यू जब मेरा खत्म हो गया था लगभग, तो हम्म। जैसे मैं उठी तो उन्होंने रोक लिया कि रुको रुको रुको, एक क्वेश्चन और पूछना है। हाँ। तो मैं रुक गई, तो उन्होंने फिर बोला कि अच्छा ये बताइए आपने पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों नहीं किया। हम्म। तो फिर मैंने जो जिन्होंने उत्तर था एकदम अच्छे से जवाब दिया उसका कि मैम अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करती तो अच्छे से करती, डिग्री लेने का मतलब नहीं था, और अच्छे से करती तो यूपीएससी की पढ़ाई कहीं ना कहीं बाधित हो जाती है, उसको देर लगती। मुझे हम्म। करना था, एक रास्ता चुनना था, तो मैंने सोचा कि तैयारी अच्छे से करते हैं, और कहीं ना कहीं खुद पे भरोसा था कि नहीं ये अगर एक अटेम्प्ट भी नहीं हुआ तो दूसरा तीसरा हम्म। में 2-3 साल लग के निकाला जा सकता है। तो मतलब हम्म। मुझे लगता है कि वो इस बात से खुश हुए कि जो नहीं। मैंने ये बोला ना करती तो अच्छे से हाँ करती। हाँ, ये मुझे मुझे भी काफ़ी प्रभावित किया था कि सर मैं कोई भी काम करती हूँ तो सब उसको अच्छे से करना चाहती हूँ। और पीजी इसलिए नहीं किया क्योंकि इसको अच्छे से नहीं कर पाती, क्योंकि मैं यूपीएससी अच्छे से कर रही थी। तो बस सभी हमारे जो जुड़े हुए बंधु और बांधवी हैं ये भी अच्छे से करें, और जो कर रहे हैं उसी को अच्छे से करें, और उन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचें। अब प्रश्नोत्तर का सेशन है। जिन्हें अपनी कुछ आशंकाएं हैं वो सीधे संध्या जी से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, एक एक करके पूछें।
सनाया मैम, आप